नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का PSIR की इस क्लास में। इतने स्वागत की भी आवश्यकता नहीं, ठीक है, आप लोग क्लास करिए। कभी कभी थोड़ा सा जो है कॉपी करने की कोशिश करता हूं कि टीचर क्लास में बच्चों का स्वागत क्यों करना चाहता है। ये ठीक उसी तरह से नहीं है जब हम क्लास में बच्चों का स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं, तो जैसे कि रेस्टोरेंट या होटल के बाहर जो है वो दरबान जो है झुक करके सलाम करता है कि साहब आप लोगों का स्वागत है। और वाकई नहीं लगता कि हम लोगों की स्थिति जो है अभी शायद उतनी बुरी है, पर बाजार बात धीरे धीरे ग्रिप तो बनाता ही चला जा रहा है। कल एक बड़ी अच्छी इंटरनेशनल समिट हुई थी रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी, और ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर रहा था मैं, और कई देशों से लोग उसमें शामिल हुए थे। तो जब चर्चा चल रही थी तो मैं जब डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रहा था तो ये चर्चा हो रही थी कि क्या जो है डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब क्या है आज की तारीख में। क्या डेमोक्रेसी को उसी तरीके से समझा जाना चाहिए जैसे कि अब तक समझा जा रहा है, जहां पर कि वोटिंग, पार्टिसिपेशन आदि के बारे में बात होती है, या डेमोक्रेसी कहीं ज़्यादा जो है इन डेप्थ रूटेड है। तो मैंने कहा कि डेमोक्रेसी की बात आप तब तक नहीं कर सकते हैं, प्रणाम अपर्णा, जब तक कि एक्चुअल में आप जो है जस्टिस के बारे में बात ना करिए। अगर एक गवर्निंग सिस्टम है और वो जस्टिस इंश्योर नहीं कर सकती है, तो फिर उसको जो है आप एक अच्छा गवर्निंग सिस्टम नहीं मान सकते। आपको क्यों हर जगह डेमोक्रेसी चाहिए? जो मेरे पॉइंट्स थे वो मैं आप लोगों के सामने जो है रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जो है अपने हिसाब से इसमें पार्टिसिपेट करिए। आखिरकार जब इतने सारे सबमिट के लिए आप लोग की क्लास में रोकता हूं तो वहां की बातें आपको मिलनी चाहिए ना। तो मेरा जो व्यू था वो बहुत क्लियर था कि why we are having a discussion over the democracy. Democracy is not a new concept. इंडिया में अगर डेमोक्रेसी के बारे में बात कहा जाए तो एंशिएंट पीरियड से एनरूटेड हमारे यहाँ है। डेमोक्रेसी की वकालत हर कोई करता है, बट द क्वेश्चन शुड बी कि व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी आर हैविंग वेयर अ कंट्री आर रीजन ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड where they are having the kind of the democracy or not. मेरा सवाल इनसे थोड़ा सा डिफर था। मैंने कहा कि why we are discussing the democracy today, ये सवाल करना चाहिए ना, तभी तो हम ये बात कर सकते हैं। and we are in a kind of this thought that democracy is the best available method of the ruling. That's why we are discussing the democracy. But actually, what is the best ruling methodology? Why we are ruling to someone else? किसी एक को किसी और के ऊपर शासन करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? इस प्रश्न की गहराई में जानना चाहिए। ये आप लोग के सिलेबस से ही जुड़ा हुआ है, मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। सुनना पसंद करेंगे आप लोग? तो आप लोग भी जहां पर अगर चाहिएगा तो कम्युनिकेट करने की कोशिश करिएगा। और खासतौर से यूरोप पर जो है मैं बहुत बुरी तरह से कल बरसा हुआ था, यहां तक कि दो चार को तो जो है कल नींद भी नहीं आई होगी। इवन आई गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम द पाकिस्तानीज। उनके यहाँ भी जो मोहतरमा जो है पार्टिसिपेट कर रही थी, उन्होंने बड़ा अप्रिसिएट किया कि आपको सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा लेकिन जब और कुछ सुनाई देता है तो वो अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। तो मेरा सवाल जो है उनसे बहुत सीधा सा था कि हम किसी और के ऊपर क्यों रूल करना चाहते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी के बारे में भी डिस्कस करना चाह रहे हैं तो apart from the ideal condition या ideal definition of the democracy, where we are advocating that the democracy is a kind of the
rule by ourselves, but in no country or in no state we are having that kind of the democracy. In every democratic setup, it is actually someone else is ruling us, and the system is not transparent. It may be कि कुछ कंट्रीज में ज़्यादा इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड कुछ कंट्रीज में इट इज़ लेस ट्रांसपेरेंट, बट कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी जो है हमें अभी भी कहीं पर नहीं दिखाई देती है. तो वाई समवन एल्स इज रूलिंग अस, एंड इवन इफ आई हैव गिवन परमिशन टू हिम, I have elected him. Elected means I am choosing him. And when I am choosing, I am not only choosing that who is actually going to make the rule for us, but I am also electing those people that who will oppose this elected government. And I am electing them just because कि मैं चाहता हूं कि वो हमारे लिए एक जस्ट सोसाइटी को तैयार करें. यही तो कॉन्सेप्ट है. और उस जस्ट सोसाइटी में एवरी इंडिविजुअल विल हैव द चांस, they will have the such kind of the environment and atmosphere that they can develop themselves. The concept of the overall development must be realized. यही बात तो मैं कह रहा था ना. तो अभी भी जितने भी जगहों पर डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हर एक जगह जो है इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जा रहा है? अगर हम जो है डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब हम एक जस्ट सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो वह जो है 3 किलोमीटर के दायरे में जस्ट रहे और 3 किलोमीटर के बाद जो है वो नॉन जस्टिफिएबल हो जाए. अगर यूरोप अपने आप को एक जो है वेल सेटल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप कर रहा है तो वो सिर्फ अपने लिए ही क्यों है, पूरी दुनिया के लिए हो जाए. देन एटॉमिक बम्स को क्यों बना करके रखा गया है? कुछ कंट्रीज अदर कंट्रीज के ऊपर प्रेशर क्यों बना करके रखी हुई हैं? कुछ कंट्रीज जो है वो रिसोर्सेज का इतना अधिक जो है एक्सप्लॉयटेशन क्यों कर रही हैं कि बाकियों को जिंदा रहने के लिए रोटी मुहाल हो गई है. तो डेमोक्रेसी का ही होना यह था कि जस्ट सोसाइटी बने, और जस्ट सोसाइटी को आप बाउंड्रीज में नहीं बांध सकते क्योंकि एक जगह का जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन दूसरी जगह पर जो है वो हंगर की सिचुएशन को पैदा कर देता है. आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपना घर बहुत सुंदर रखूंगा लेकिन सड़क पर मैं जो है कचरा फैला दूंगा. अगर अफ्रीका और यूरोप को जो है हम तुलना करें तो ये ठीक ऐसी तो है कि यूरोप वाले ये कहते हैं कि हम अपना घर सुंदर रखेंगे, साफ रखेंगे, लेकिन बाकी कचरा हम पूरी दुनिया में फेंक देंगे. हम अमेरिका इतना खूबसूरत हो जाना चाहता है, नॉर्थ अमेरिका, कि वो जो है साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका को पूरी तरह से मौत के मुंह में ढकेल देगा. जो ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है वो जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में है, डेवलपिंग कंट्रीज में है, लेकिन जो रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन है, रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन कहीं और पर है. तो उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज को आप भी एक्सप्लॉइट करिए. हमने कहा कि अगर सभी लोग एक्सप्लॉइट करने लगे तो फिर पता चलेगा कि जो माल 10 दिन में खत्म होना वो 2 ही दिन में ही खत्म होकर के बर्बाद हो गया. तो डेमोक्रेसी का मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता कि डेमोक्रेसी को हम बाउंड्रीज की डेफिनेशन में बांध दें. डेमोक्रेसी को जो है वो अगर हम डेमोक्रेटिक हैं तो हम ये भी चाहेंगे कि हम दूसरे को भी वो डेमोक्रेटिक जो है रास्ते दें. और डेमोक्रेसी जो है वो डिवीजन पर नहीं कि इतना मेरा हो गया इतना तुम्हारा, वो डिवीजन पर नहीं डिपेंड करता है. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम जो है डिपेंडेंसी पर जाएं, ना कि डिवीजन पर जाएं. हम सभी लोग एक दूसरे पर ओवर डिपेंडेंट करें, ओवर एक इंटरेक्शन होना चाहिए, और इसके लिए बहुत जरूरी है. तो फिर वहां पर यह कॉन्सेप्ट उठा था कि फिर जस्टिस है क्या, आप एक जस्ट सोसाइटी किसे बोलेंगे. पर मेरी बात से आप लोग कितना एग्री करें, मैं उसका बहुत छोटा सा सार बता रहा हूं क्योंकि आगे भी क्लास लेनी है.
आप लोग का कोई मत नहीं है इस बारे में? आप लोग सिर्फ सिलेबस पढ़ना चाहते हो? तो यही इंटरडिपेंडेंसी इज गुड बट नॉट डिपेंडेंस। नहीं, अगर सोसाइटी का एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से जो है डिपेंडेंट होता है तो ये इंटरडिपेंडेंसी होगा ना। प्योर डिपेंडेंसी का मतलब हो गया कि एक डिपेंडेंट है और दूसरा उससे पूरी तरह से उसकी डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट अपने आप को रखता है, तो वहां तो इंटरडिपेंडेंट ही हो सकती है। अभी जो सोसाइटी बनाई गई है वो डिपेंडेंट सोसाइटी बनाई गई है, और जो डिपेंडेंट होता है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है। सिलेबस पे आ जाए। लास्ट क्लास में कहां छोड़ा था मैंने आप लोगों को? न्याय के मानदंड। हाँ, जरा लिखिएगा। इसमें कुछ लिखवाया था कि छोड़ दिया था केवल हेडिंग? सरकारी टॉपिक का नियम। हाँ, अब न्याय के मानदंड में जरा लिखिएगा कि न्याय वितरण का गुण माना जाता है। ये दिख रहा है आप लोगों को? न्याय वितरण का गुण माना जाता है, और समाज में वस्तुएं, या ऐसे कर लेते हैं, समाज में वस्तुओं, सेवाओं और पदों का वितरण किस आधार पर किया जाए, किस आधार पर किया जाए, वितरण किस आधार पर तय किया जाए, यह सदैव किस आधार पर किया जाए, यह सदैव न्याय की मूल चुनौती रही है। डेविड मिलर ने, आगे लिखिएगा, डेविड मिलर ने न्याय के लिए निम्नलिखित मानदंड प्रस्तुत किए। नंबर 1 कि अब यहां पर जो मानदंड है वो किसके लिए है, कि हमारा जो है वितरण किस आधार पर होगा। यहां पर हमारा जो है मूल मकसद क्या है कि वितरण का आधार क्या होगा। न्याय के मानदंड का मतलब मिलर ने जो है किया है कि वितरण का आधार क्या होगा। इसमें जो है पहला लिखिएगा, आवश्यकता के आधार पर आवश्यकता के आधार पर वितरण। नंबर 2, अधिकारों के आधार पर वितरण। और नंबर 3, अर्हता के आधार पर।
अर्हता या योग्यता, यही तीन हो सकता है कि जिसके आधार पर जो है हम वितरण की बात को कर सकते हैं कि या तो समाज में जो संसाधन है उसे लोगों की आवश्यकता के अनुसार बांट दिया जाए, या फिर हम अधिकार के आधार पर बांटे, या फिर लोगों की योग्यता के आधार पर बांटे। यही तीन हो सकते हैं। अगर आप भी देखिए, अब इसमें से पहली हेडिंग बनाइएगा, आवश्यकता के आधार पर वितरण। इसमें लिखेगा आवश्यकता के आधार पर वितरण आवश्यकता के आधार पर वितरण मूलतः मार्क्सवादी करते हैं, यानी कि यह मार्क्सवादी विचार है। इस मान्यता के अनुसार एक आदर्शवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। तथा उसे उसकी आवश्यकतानुसार आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त होंगी। लेकिन अब यहीं पर एक बात और समझने वाली है। अब ये कह क्या रहे हैं कि अगर आदर्शवादी समाज बन जाए तब, यानी कि अभी वर्तमान के समाज में यह संभव नहीं है। जब यह अपने अंतिम विकास के चरण में पहुंच जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी लालच के अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम करेगा और उसकी जो जरूरत होगी बदले में समाज उसको उतनी वस्तुएं दे देगा। यानी कि कहीं पर भी संसाधनों का संकेंद्रीकरण नहीं होगा। लेकिन मार्क्सवाद इसे कम मानते हैं कि जब साम्यवाद की आदर्शवादी अवस्था पहुंच जाएगी तब। लेकिन यहीं पर जरा बढ़िएगा, लेकिन मार्क्स ने साम्यवाद के पहले कि सामाजिक अवस्था में
अवस्था में, यानी कि यह आदर्शवादी व्यवस्था उपलब्ध होने के पहले, यानी कि समाजवाद पहले आएगी और समाजवाद के बाद साम्यवाद आएगा। तो कहते हैं कि इस जो है आदर्शवादी अवस्था के आने के पहले की स्थिति में क्या होगी, तो यह कहते हैं कि इस सामाजिक अवस्था में, समाजवादी अवस्था में, ये थोड़ा सा गलत हो गया, समाजवादी समाजवादी अवस्था में क्या होगा, कहते हैं कि यह जो समाजवादी अवस्था है यह संक्रमणकालीन है, यानी कि आज की अवस्था से थोड़ा इंप्रूव करेगी, लेकिन आदर्श बनने के पहले जो बीच की अवस्था होगी, यानी जो कि संक्रमण कालीन होगी, उसमें वितरण को कार्य के आधार पर स्वीकार किया है। यानी कि जैसे आज की तारीख में है कि आज आप जितना काम करेंगे उतना आपको जो है पैसा मिल जाएगा, या आपकी जो है आवश्यकता की चीजें मिल जाएंगी। आज चूंकि आवश्यकता की सारी चीजें पैसे से खरीदी जाती हैं, तो ये कहते हैं कि उतना पैसा मिल जाएगा, तो उसमें वितरण को कार्य के आधार पर स्वीकार किया है। तो यह, हाँ सर ये लास्ट लाइन समझ में नहीं आई। देखिए ये, हाँ ये संक्रमणकालीन शायद आपको दिक्कत कर रही है। जी सर। देखिए ये आज की जो है लालच भरी दुनिया है, जिसमें कि ज्यादातर लोग जो है अपने अपने मतलब की चीजें ज्यादा जुटा रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये जो है मतलबी दुनिया से, वर्तमान दुनिया जो है इससे जो है हमको कहां पर पहुंच जाना है, हमको एक आदर्शवादी दुनिया में पहुंचना है। आदर्शवादी दुनिया में पहुंचना है। यह आदर्शवादी दुनिया कैसी है, यह साम्यवादी दुनिया है। एक्चुअली में जिस समय मार्क्स देखते हैं उस समय के मार्क्स की दुनिया जो थी वह पूरी तरह से पूंजीवादी दुनिया थी। तो मार्क्स कहां से कहां तक जाते हैं, पूंजीवाद से साम्यवाद तक जाते हैं। लेकिन यह एक दिन का गोरख धंधा तो है नहीं, इसमें वक्त लगेगा। तो ये कहते हैं कि बीच में एक संक्रमण काल आएगा, एक ट्रांजिशनल फेज आता है, एक संक्रमण काल आएगा। इस संक्रमण काल में क्या होगा कि यह जो वर्तमान की दुनिया है वो जहां पर कि जो है लोग पूरी तरह से धन अपनी तरफ खींचने में लगे हैं, वस्तुतः पूंजीवाद जो है वह मार्क्स की नजर में जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी का मतलब यहां पर जो है जिसने जितना ज्यादा धन केंद्रित कर रखा है वह और ज्यादा धन केंद्रित करने लगता है, यानी कि अमीर अमीर होने लगता है और गरीब गरीब होने लगता है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से वस्तुओं का वितरण नहीं होगा। वस्तुओं का वितरण जो संक्रमण काल में है यह समाजवादी अवस्था होगी, जैसा कि हम लोग आज के दौर में देखते हैं। और कहते हैं कि समाजवाद में क्या होगा, समाजवाद में कार्य के आधार पर, यानी कि जितना आप काम करेंगे उस आधार पर जो है आपको जो है वितरण होगा। अब यहां पर एक चीज और है, किसी कार्य के आधार पर हम वितरण कैसे करेंगे, यह निर्भर इस बात पर करता है कि उस समाज में, उन परिस्थितियों में उस कार्य की कितनी वैल्यू है। जैसे आज से 100 साल पहले अच्छा क्रिकेट खेलने की वैल्यू कितनी थी, बिल्कुल बहुत कम थी। हमारे यहां कहावत मशहूर थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब,
खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, यह बात कही जाती थी। लेकिन आज की तारीख में खेलने कूदने से, क्योंकि तब खेल कूद की कोई वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन आज की तारीख में खेल कूद की वैल्यू जो है बढ़ गई है। तो जब खेल कूद की वैल्यू आज की तारीख में बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कि फिर उसका जो कार्य है वह ज्यादा जो है, चूंकि समाज में उसकी ज्यादा मान्यता है, समाज में उसको ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो समय समय पर कुछ चीजों पर को समाज ज्यादा वैल्यू देता है तो उनकी जो है ज्यादा वो लगाई जाती है। जैसे आज की तारीख में शिक्षा का महत्व कितना है। किसी जमाने में शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग अपना अंगूठा कटवाने से लेकर के सोना चांदी सब दान कर देते थे। आज की तारीख में शिक्षा के लिए क्या हो गया है कि शिक्षा जो है, टीचर ने जो है इसको बाजार बना दिया, स्टूडेंट ने अपने आप को उपभोक्ता समझ लिया, रोजगार का एक साधन बन गया है। तो ये जॉब लेने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, दोनों तरफ से टीचर पढ़ा क्यों रहा है ताकि उसका अपना रोजी रोटी चले, स्टूडेंट पढ़ क्यों रहा है ताकि जॉब मिले। यह ठीक वैसी स्थिति है जैसी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में थी। तो ये कहते हैं कि कार्य के आधार पर वितरण करते जाएंगे हम। तो कहते हैं कि लेकिन यही नहीं रुकेंगे, कार्य के आधार पर वितरण नहीं रुकेंगे, हम आदर्शवादी साम्यवादी व्यवस्था की तरफ जाएंगे, जहां पर कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह अपनी मेहनत करेगा, प्रत्येक व्यक्ति मेहनत करेगा। और वह मेहनत कैसे क्यों करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो क्षमता है, कमजोर व्यक्ति कम क्षमता के साथ काम करेगा, ज्यादा मजबूत व्यक्ति ज्यादा क्षमता के साथ काम करेगा। लेकिन जो संसाधनों का वितरण होगा, जो वस्तुओं का वितरण होगा, वह उसके काम करने या क्षमता के आधार पर न करके सबको आवश्यकता के अनुसार ही दिया जाएगा। आपकी 2 रोटी की क्षमता है तो आप 2 रोटी के बराबर खाइए, आपकी 4 रोटी के बराबर की क्षमता है तो आप 4 रोटी खाइए। यह आपकी आवश्यकता पर है, क्षमता पर नहीं। यहां पर किस आधार पर हो रहा है? क्षमता के आधार पर। यहां पर किस आधार पर हो रहा है? आवश्यकता पर। पूरी तरह से यह आवश्यकता पर है। ये क्लियर हुआ है? जी सर। किसी और को कोई कंफ्यूजन? आगे लिखिएगा। इसी को जरा मैं और क्लियर कर दूं तो मैं पैरा बदल करके जरा लिखिएगा। अतः मार्क्सवादी मान्यता के अनुसार मानवीय आवश्यकता की पूर्ति मानवीय आवश्यकता की पूर्ति मानवीय जीवन का आधार है। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये आवश्यकताएं
सभी मानव मात्र की हैं। ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश के पश्चात ही संभव है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर बुर्जुआ वर्ग का अधिकार होता है। बुर्जुआ वर्ग का क्या लिखा, पूरी लाइन फिर से बोलिएगा। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर बुर्जुआ वर्ग का अधिकार होता है। हाँ, बुर्जुआ वर्ग का अधिकार होता है और समाज मूलतः वर्ग विभाजित होता है। इसलिए मार्क्सवादियों का मानना है कि बुर्जुआ लोकतंत्र के द्वारा न्यायपूर्ण समाज की कल्पना निरर्थक है। इस लाइन, अच्छा, बुर्जुआ शब्द का मतलब आपकी समझ में आया? यस सर, मिडिल क्लास। हाँ, थोड़ा और इसको जो है डिफाइन करने की कोशिश करें तो अपर्णा कैसे करेंगे? बुर्जुआ को एग्जैक्टली क्या डिफाइन करेंगे? नहीं, इट्स नॉट एग्जैक्टली। पूंजीपति वर्ग कर देने से काम नहीं चलेगा। पूंजीपति तो राजा भी है। श्वेता, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण तो राजा भी कर सकता है। श्वेता, देखिए, बुर्जुआ क्या है? जब पहले सामंतवादी व्यवस्था होती थी
तो सामंतवादी व्यवस्था में एक तरफ सामंत या जमींदार थे, जो बहुत मजबूत हुआ करते थे, ठीक है ना, और सबसे नीचे के क्रम में श्रमिक हुआ करते थे जो इनके खेत वगैरह में काम करते थे। तो इनके बीच में अगर हम ये कहें तो ये उच्च आय वर्ग था, और यह क्या था, यह निम्नतम आय वर्ग था। इन दोनों के मध्य में जो मध्यम वर्ग, खास तौर से जो उच्च मध्य वर्ग पनपा, अपर मिडिल क्लास था, या फिर मिडिल क्लास पूरा ले सकते हैं, लेकिन विशेष तरह से जो है इसी को बुर्जुआ बोला गया, क्योंकि यह इनकी तरह बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन यह क्या करता था कि यह अपने काम करने के लिए इनका श्रम खरीद लेता था, और इनके श्रम को खरीद करके यह काम करता था, उत्पादन करता था, और इससे जो है इनको टैक्स देता था, और बीच में जो है एक अच्छा खासा माल इसके पास बच जाता था। इसी को बुर्जुआ वर्ग बार बार बोला गया है। क्लियर है सर? किसानों और व्यापारियों के बीच में बिचौलियों का काम उस तरह का कुछ नहीं, किसानों और व्यापारियों के बीच में बिचौलिए होते हैं जो, नहीं, आप एग्जैक्टली किसानों और इनको जो है बिचौलिया नहीं बोल सकते हैं। ये एक्चुअल में उत्पादन में ये पार्टिसिपेट करते थे, और इनका पार्टिसिपेशन इस तरह से होता था कि यह पूंजी लगाते थे और उस पूंजी के जरिए यह उत्पादन करते थे। लेकिन जो पूंजी होता था, यह पूंजी जो है यह इनके सामंतों और जमींदारों के बनाए हुए कानूनों के अधीन रह करके काम करते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में जो छोटे व्यापारी वगैरह हैं, या जो है उच्च प्रशासनिक वर्ग में जो काम करने वाले लोग हैं, ये बुर्जुआ वर्ग के अधीन आएंगे। हालांकि जो उच्च प्रशासनिक वर्ग है, ये पूरी तरह से नौकरशाही में ले लिया जाता है, तो इसको तो हम बुर्जुआ नहीं मानेंगे, लेकिन जो छोटे व्यापारी वगैरह हैं, ये बुर्जुआ वर्ग में होंगे, और ये ज्यादातर अगर देखेंगे तो अपने दुकान पर नौकर वगैरह रख करके काम करते हैं। जैसे कि जगह जगह सुपरमार्ट वगैरह खुले पड़े हैं आज की तारीख में। तो सर मतलब ये सुपरमार्ट जैसे काम तो ये बुर्जुआ वर्ग करता है, और सामंत या जमींदार इनके इन्वेस्टर्स हैं। या वी कैन से सामंत जो है वो प्रशासक हो गया, और सुपरमार्ट में मैं अमेजॉन या इसके मार्ट की बात नहीं कर रहा हूं। जो छोटे छोटे दुकानें खुल गई हैं, बीच में वो एक सिंगल स्टोर वगैरह टाइप का खोल लिया, तो आप इसकी कल्पना ऐसे कर सकते हैं कि ये उच्च मध्य वर्ग है, जो अच्छा खासा कमा रहा है। या कहीं पर जो है, जैसे आप मुझे ले सकते हैं कि मैं उच्च जो है मध्य वर्ग को अगर बिलोंग करता हूं, तो मैं कैसे इस काम को करता हूं, क्योंकि अगर मुझे नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ बनाना है, कुछ भी करना है, तो मैं बहुत छोटे छोटे जो लोगों को, जैसे कि कोई मेरे जो है टाइपिंग का काम कर दे, तो अब मैं बिचौलिया नहीं हूं, वह उत्पादन मेरे लिए हो रहा है, पर जो मेरा काम है उसको मैंने श्रमिक को ले लिया, और श्रमिक को मैंने जो है पर कंटेंट पर पेज के हिसाब से जो है 10 रुपया दे दिया। लेकिन मार्केट में मैं इसको अपने प्रोप्राइटरशिप में मैं इसको 50-60 रुपए में बेचूंगा जी। जैसे कि तमाम जो है आप कपड़ा बुनने वाले लोगों को देख लीजिए। आप राजस्थान में है तो राजस्थान में जो लोग वो छापा वाली कला से बिकती है, तो जो लोग छापा बना रहे हैं, जो वो कपड़ा तैयार करते हैं, उनको कितना मिलता है, और जो व्यापारी उसको बेच रहा है उसको कितना मिल रहा है, दोनों के बीच में ह्यूज डिफरेंस है। लखनऊ में चिकन का काम होता है जी, जो कपड़ा होता है चिकन का, दस्तकारी उसको बोलते हैं।
अब वहां पर लखनऊ में बड़े बड़े शोरूम मिलेंगे आपको चिकन के, और जो नॉर्मल हम लोग ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं उससे महंगा चिकन का कपड़ा होता है, काफी महंगा होता है। लेकिन इतने महंगे, और लखनऊ में बिकता भी धड़ल्ले से है, दुकानों पर भीड़ होती है। एनी टाइम यू कैन गो देयर एंड यू विल फाइंड भीड़। लेकिन उसी वक्त अगर आप महसूस करेंगे तो ये जो दस्तकारी का काम करते हैं, ये जो चिकन बनाने वाले लोग हैं, इनकी हालत बहुत खराब होती है, बहुत खराब होती है। मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझाऊं कि मैं उस समय पॉलिटिक्स में था और बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करता था लखनऊ में। तो एक अर्ली मॉर्निंग मुझे पुराने लखनऊ से कॉल आती है कि भैया आप जल्दी आ जाइए, बहुत सख्त जरूरत है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, शायद 31 दिसंबर रही होगी जहां तक मुझे याद आ रहा है। और मैं भागा भागा पहुंचा तो पता चला कि जावेद नाम का जो है एक बंदा था, उसने अपनी मां के ऊपर कई बाल्टी पानी डाल करके ठंडा पानी डाल दिया सुबह सुबह 4 बजे, ताकि वह मर जाए। और वो उसे इसलिए मार देना चाह रहा था क्योंकि उसकी मां बहुत बीमार थी। और वो दर्द से कराती थी और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, ना तो अपनी मां का वो इलाज करा पा रहा था। तो उसने अपनी मां को मुक्ति देने के लिए यह काम किया। वास्तव में आज तक मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्या उस आदमी को सजा होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। ये तो कलेक्टिव फेल्योर ऑफ द सोसाइटी है। वो तो खुद ही कर रहा था कि भैया हमको भी फांसी दिला दो। ये वो एंटीवायरस का जो है वो चलता रहता है कि अब ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। लेकिन जो व्यापारी हैं वो, जिनके यहां वो कपड़ा बेचता है, मैं उनको जानता हूं, उनके साथ भी मेरी जो है अच्छी दोस्ती थी कि उससे अपना कपड़ा बनवाते थे और बाद में बेचते थे। बेटा अमीरों की मदद की जाती है, गरीब की मदद कौन करता है? गरीब को तो एक केला देकर के 10 लोग फोटो खिंचवाते हैं। गरीब की मदद कौन करता है इस देश में? और उसके पीछे लंबी कहानी है, उतना मत जाइए। अगर मैं उसको व्यक्तिगत तौर पर जान रहा था और मैं पॉलिटिक्स में था तो जाहिर सी बात है कि अपनी तरफ से हर संभव कोशिश हम लोगों ने किसी जमाने में की होगी। तो जो मालिक हैं वो BMW से चलते हैं, ऑडी से चलते हैं। उनके घर में कुत्ता भी जो है वो महीने में कुछ नहीं तो कम से कम 40-50 हजार रुपए का खाना खा जाता है। लेकिन वो जो दस्तकार हैं उनके घर में महीने में 5 से 7 हजार रुपए जाना भी मुश्किल है। जिनके बनाए हुए कपड़े पहन करके हम लोग इतराते हैं, उनके घर में लोग, ईमानदारी से अगर मैं बात करूं तो ढंग से तन पर कपड़ा भी नहीं है, क्योंकि उसकी वो जो कला है, वो जो आर्ट है या उसका जो लेबर है, वो लेबर खरीद लिया। किसने खरीदा? उच्च आय वर्ग के लोगों ने खरीद लिया और उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे कि आपके गांव में कुम्हार है, तो कुम्हार एक कुल्हड़ बनाएगा तो उसके एक कुल्हड़ की कीमत 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए जो है प्रस्तुत दी जाती है। और कुम्हार का घर बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन आप दिल्ली हाट से लेकर के कहीं पर भी चले जाइए तो आज की तारीख में मिट्टी के बने हुए बर्तन की मार्केटिंग होती है। और ये बर्तन जो है, यानी कि जो मैं एक बार गिलास लेने गया, लेता नहीं हूं मैं, केवल कीमत पूछ लेता हूं क्योंकि मुझे भी मेरे
जेब की औकात पता है, तो वो 70 रुपए की गिलास थी। वही जब मैंने कुम्हार से जाकर के बोला तो कहा भैया हम आपको जो है ये 5 रुपया में बना के दे देंगे। तो 5 रुपए से 70 रुपए, अब 5 रुपए में वो अपना मुनाफा सहित बताया होगा। तो हमने कहा कि 4 ठो बना करके दोगे? तो कहा भैया 4 ठो बना करके दे देंगे, क्या करना है, जहां कुल्हड़ पकाएंगे वहीं वो भी पका देंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है। हम लेबर खरीद करके उस पर धरना सेट हो। पूरे किसान आंदोलन के जद में क्या है, किसान आंदोलन को आप गाली दे सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करिए कि किसान जो कुछ भी उपजाता है उसके उपज की सही कीमत उसको क्यों नहीं मिलती है। यह सवाल होना चाहिए। आप चाहे जो तर्क दे दीजिए किसान के लिए, लेकिन बात जहां की तहां बदस्तूर बनी रहेगी। तो यही जो बीच में श्रम खरीद करके मुनाफा काटने वाला वर्ग है, इसी को हम कहते हैं बुर्जुआ वर्ग, उच्च मध्य आय का वर्ग जो है। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। चलिए फिर तो ये कल्पना निरर्थक। ये कहते हैं कि अगर बुर्जुआ लोकतंत्र के द्वारा, यही कल जो मेरी चर्चा हो रही थी, जो इंटरनेशनल समिट के बारे में आपको बता रहा हूं, तो वहां पर भी मैंने बुर्जुआ शब्द का तो नहीं प्रयोग किया, लेकिन जो कहने का मतलब था वो यही था कि आज की तारीख में जैसे कि पर्यावरण के जो है स्टैंडर्ड को भी ले लिया जाए, तो पर्यावरण स्टैंडर्ड को भी लेकर के क्या हो रहा है, ये जो कार्बन ट्रेडिंग है वह भी एक तरह की शोषणकारी नीति ही है। यह शोषणकारी नीति कैसी है? अमेरिका कहेगा कि हम धुआं फेंकेंगे, लेकिन हम अफ्रीका के एक देश को कहेंगे कि तुम अपने यहां इंडस्ट्री मत लगा, तुम अपने यहां जो है अमरूद का पेड़ लगा दो, और फिर उसका अमरूद हम अपने यहां खरीदेंगे भी नहीं। तो ये वो क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये उसी तरह का एक शोषण तंत्र जो है विकसित कर रहे हैं। तो इन द नेम ऑफ द डेमोक्रेसी समिट वी आर प्रोमोटिंग इनह्यूमन एंड अनडेमोक्रेटिक रूलिंग मेथोडोलॉजी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं या कंफ्यूज कर रहा हूं आपको? क्लियर है पुनीत? यस सर। तो ये कहते हैं कि बुर्जुआ वर्ग, आज का भी जो हमारा लोकतंत्र है वह हमारा लोकतंत्र कैसा है? हमारा लोकतंत्र आज की भी तारीख में इसी बुर्जुआ वर्ग पर टिका है। अभी चुनाव आया, मजदूरों को बगल में बिठा करके साहेब खाना खा रहे हैं, और चुनाव के 2 साल पहले जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था, सड़कों पर दौड़ा करके मारा, रेलवे के ट्रैक पर दौड़ा करके मारा, रेल के पहियों के नीचे इसको कुचल डाला, सब किया। तब इसके लिए रोजी रोटी के इंतजाम की कोई फिक्र किसी ने नहीं की। यह पैदल चल करके मरते रहे, मरने दिया। लाशों को, बच्चे की लाश को लेकर के मां बाप न जाने कितने किलोमीटर टहलते रहे, लेकिन आज की तारीख में बगल में बैठा करके खाना खिलाने का नाटक किया जाता है। यही वो बुर्जुआ वर्ग है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जितनी भी रणनीतियां बनेंगी, जितने भी नियम बनेंगे, जितनी भी, आज की तारीख में क्या कहते हैं हुजूर साहब बहादुर फरमाते हैं कि हमने विकास किया। विकास कैसे किया है? आपने एयरपोर्ट बनवा दिए, हाईवे बनवा दिए। हाईवे पर ये जो 8 लेन 12 लेन की हाईवे बनती है, इस पर कौन सा गरीब आदमी चलता है भाई? और कितनी दफा चलता है, जबकि उस पर अमीर कितनी दफा चलता है। छोटे छोटे जो बनारस के घर थे, मंदिर थे छोटे छोटे,
उनको आपने तोड़ करके दफन कर दिया, वहां पर आपने शॉपिंग मॉल कॉरिडोर बना दिया, गरीब तो बेचारा वहां खड़ा होने से डरेगा। आप अगर दिल्ली में चले हैं तो मेट्रो में आपको कितनी बार गरीब की शक्ल दिखाई देगी। जितने लोग भी मेट्रो में सफर करते हैं वो हर बार आपको, या एसी जो है बसों में सफर करने वाले 90% लोग जो होते हैं वह मध्यम आय वर्ग के होते हैं, निम्न आय वर्ग के नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमने हर जिले में एक एम्स बनवा दिया, एक मेडिकल कॉलेज बनवा दिया है। मेडिकल कॉलेज हर जिले में मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस देश में कम्युनिटी हेल्थ सर्विस को अगर देखें, सीएचसी के लेवल पर देखें तो 82% पद खाली पड़े हैं। तो आपने बिल्डिंग बना करके क्या कर दिया, क्यों नहीं आपने वो पद भरे? प्राइमरी स्कूल के पद क्यों नहीं भरे गए? उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और क्यों नहीं बढ़िया बनाए गए? उनके यहां और अच्छा इक्विपमेंट्स क्यों नहीं दिया गया? टीचर्स को हर साल ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई? क्योंकि इससे जो है गरीब वर्ग बढ़ता है, और गरीब से तो परहेज है। गरीब की तो याद कब आती है, जबकि इस देश की बहुसंख्यक जनसंख्या गरीब या निम्न मध्यम आय वर्ग की है। भारत की 60% जनसंख्या गरीब से लेकर के निम्न मध्यम आय वर्ग को जोड़ने के बाद शायद ये 70% के आसपास बैठती है, उस गिनती में आती है। तो फिर किस तरह से आप इस बात का दावा प्रस्तुत करते हैं कि ये निम्न मध्यम आय वर्ग में आने वाले लोगों को जो है, आप जो है ये लोकतंत्र जो है वो फायदा पहुंचा रहा है। लोकतंत्र जब भी फायदा पहुंचाता है तो वह सेना को आगे करता है, सेना के नाम पर चुनाव लड़ता है। तो लोकतंत्र बुर्जुआ वर्ग के हाथ में है, वह उच्च वर्ग या उच्च मध्यम आय वर्ग के हाथ में होता है। लोकतांत्रिक जो राजनीति होती है वह उन पर केंद्रित होती है। पर सब बात के मूल में एक बात और याद रखिएगा, यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यह बात कौन बोल रहा है? मार्क्स बोल रहे हैं। तो जरूरत है कि मार्क्स को और बेहतर तरीके से पढ़ा जाए। तो मार्क्स पर जब चर्चा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो चर्चा कितने गहरे तक जाएगी, है ना। अभी जरा अपने जो है भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं और वापस अपने जो है कलम को उठाते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो बुर्जुआ लोकतंत्र के द्वारा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि न्यायपूर्ण समाज की कल्पना निरर्थक है। आगे लिखिएगा, इसलिए आवश्यकता उत्पादन तंत्र को परिवर्तित करने की है। इसलिए आवश्यकता उत्पादन तंत्र को परिवर्तित करने की है, ना कि राजनीतिक प्रणाली को। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन तंत्र को बदल दीजिए। नोट करना है मार्क्स के आगे। हाँ, ये बात अभी बोला ना मैंने कि आवश्यकता उत्पादन तंत्र को परिवर्तित करने की है, ना कि राजनीतिक प्रणाली को। इसके आगे ये नहीं, सेम बात है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो उत्पादन तंत्र को बदलिए, ये इसकी वकालत कर रहे हैं, ना कि राजनीतिक प्रणाली को बदलने की बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक प्रणाली, ये कहते हैं कि ये तो कैरेक्टर है, ये तो लक्षण चरित्र है, जो मूल है वो उत्पादन तंत्र को बदलने की। अगर आप उत्पादन तंत्र बदलेंगे, यानी कि उत्पादन क्यों हो, किन चीजों का हो, इसको बदलने की जरूरत है। आप समझिए कि अगर आपको विकास चाहिए और समतामूलक विकास चाहिए,
तो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में फैक्ट्री नहीं लगवानी है, इसके लिए आपको उद्योगपतियों को बुलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में आपको समझना होगा कि पहले वहां के लोगों की आवश्यकता, मूल जरूरतों की पूर्ति करिए और यहां की अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित या हरित अर्थव्यवस्था में बदल दीजिए। बंबई और गुजरात जहां की समंदर के किनारे हैं, जहां की जमीन खाड़ी है, जहां पर कि अनाज का उत्पादन कम होता है, वहां पर आप फैक्ट्री लगाइए। आप राजस्थान में फैक्ट्री लगाइए, ना कि यूपी, बिहार और बंगाल में आपको फैक्ट्री लगानी चाहिए। तो उत्पादन तंत्र लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, ना कि वह जो है चंद लोगों के हाथ की कठपुतली बननी चाहिए। यह जितने आपके हाईवेज बन रहे हैं, जितने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, यह कहीं न कहीं समस्त संसाधनों को चंद लोगों के हाथ में सीमित करने की कोशिश हो रही है। यह आपको मूर्ख बनाया जाता है और इस बात को आंकड़ों के जरिए प्रमाणित कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में अगर देखिए तो धन का केंद्रण जो है वह चंद लोगों के हाथ में, पहले 100 लोगों के हाथ में था, तो वह सिमट करके 80 के हाथ में आया, 80 से 60 में आया, 60 से 40 में आया। वह कुल प्रतिशत के लोगों के हाथ में जो है सिमटता चला जा रहा है, जबकि बहुसंख्यक समाज में और ऐसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं जो कि संसाधन विहीन है और जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो यह कह रहे हैं कि उत्पादन तंत्र को ही बदल दीजिए। उत्पादन क्यों होगा, उत्पादन कौन करेगा, उत्पाद का मूल्य कौन तय करेगा, इस पर बात करिए, ना कि राजनीतिक प्रणाली पर बात करिए कि साहबजादे बनाम रामजादे। साहबजादे और रामजादे की चर्चा न होनी चाहिए, हिंदू और हिंदुत्व की चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा राजनीति के मूल में कहां होनी चाहिए कि आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाएगी, उसके कौन से लक्षण, कौन से चरित्र हैं। मेरी बात क्लियर है? यस सर। इसलिए आगे लिखिएगा, इसलिए मार्क्सवादी आमूल चूल परिवर्तन सर मार्क्सवादी के आगे क्या बोला आपने? आमूल चूल यानी कंप्लीट। आमूल चूल परिवर्तन पर बल देते हैं। लेकिन जरा आगे लिखिएगा, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह निर्धारित करना अत्यधिक कठिन है लेकिन व्यवहारिक रूप में यह निर्धारित करना अत्यंत कठिन है कि मानवीय आवश्यकता क्या है। मानवीय आवश्यकता क्या है। मानव की प्रवृत्ति मूलतः स्वार्थी है, सर्वार्थी नहीं। यानी आप कह सकते हैं कि मानव स्वार्थी है, सर्वार्थी नहीं है। कहने का मतलब है, स्वार्थी कहने का मतलब है कि वह अपने लिए सोचता है और करता है,
कि मानव अपने लिए सोचता है और करता है। सर्वार्थी का मतलब कि वह समाज के लिए न सोचता है और न करता है। मूल रूप से कुछ लोग इसका अपवाद हो सकते हैं, जैसे गांधी बाबा जैसे लोग, लेकिन ज्यादातर लोग जो है इसी पैटर्न पर काम करते हैं। इसलिए उदारवादी विचारकों के अनुसार, आगे बोलूं ना मैं, इसलिए उदारवादी विचारकों के अनुसार इसलिए उदारवादी विचारकों के अनुसार समाजवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था, इसलिए उदारवादी विचारकों के अनुसार समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है। बल्कि ऐसी व्यवस्था में मनुष्य समाज का दास बन के रह जाता है, बल्कि ऐसी व्यवस्था में मनुष्य समाज का दास बनकर रह जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है ना? तो अगला लिखिए दूसरा पॉइंट, अधिकारों के आधार पर अधिकारों के आधार पर वितरण। इसमें लिखिएगा वर्ष 1980 के दशक में नव उदारवादी विचारकों ने समतावाद, कल्याणकारी राज्य, एवं हस्तक्षेपवादी अर्थव्यवस्था की कड़ी आलोचना की। यानी कि कुल मिलाकर के समाजवादी अर्थव्यवस्था की कड़ी आलोचना की।
इन विचारकों में नाजिक का नाम सर्वप्रमुख है। सर्वप्रमुख है। नाजिक की एक बुक रही है, उस बुक का नाम क्या है? कोई बताएगा नाजिक की बुक का नाम? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। या वेरी गुड। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की का मतलब होता है अराजकता, राज्य, और यूटोपिया का मतलब है एक आदर्शवादी छलावा, यानी कि आदर्श में तो वो चीज हो लेकिन व्यवहार में उस चीज को न पाया जा सके, इसे यूटोपिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम राज कर बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो राम राज आज की तारीख में पूरी तरह से यूटोपिया है। हम उसकी कल्पना तो कर सकते हैं लेकिन उसको हम पा नहीं सकते। ठीक है, तो लिखिएगा एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में नाजिक कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार न्याय की संकल्पना, आवश्यकतानुसार न्याय की संकल्पना अपूर्ण एवं खंडित है। सर, न्याय की कल्पना अपूर्ण रूप से, अपूर्ण एवं खंडित है, अपूर्ण एवं खंडित है। नॉजिक के अनुसार व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति एवं वस्तुएं उसकी क्षमता प्रतिभा उसकी क्षमता, प्रतिभा एवं श्रम का परिणाम है। इसलिए उस पर केवल
उस उसी व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए, इसलिए उस पर केवल उसी व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। अब यहां पर क्या कहना, ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है, जैसे कि आज की बोलचाल की या आम भाषा में भी बात करें तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए। आज की बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी कमाया वह मेरा है, और मैंने जो कुछ भी कमाया वह मेरी प्रतिभा है, मेरा टैलेंट है, मेरा मेहनत है, मेरे खून पसीने की कमाई है, इसलिए उस पर मेरा अधिकार है और कोई और उसे नहीं ले सकता। और कहीं ना कहीं संपत्ति के अधिकार के तहत, भले ही इसे आज विधिक अधिकार मानिए या पहले इसको मौलिक अधिकार माना गया था, तो वह कहीं ना कहीं नॉजिक के इस कॉन्सेप्ट के अनुसार था। एक्चुअली में नॉजिक के बहुत पहले एरिस्टोटल ने भी कहा था कि अगर समस्त संसाधन सीमित हैं तो इन सीमित संसाधनों में से प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही मिलना चाहिए जितना कि उसकी योग्यता और जितना उसका की विवेक हो, विवेक एवं योग्यता के अनुसार ही मिलना चाहिए। तो एरिस्टोटल जिस तरह से वस्तुओं के वितरण को स्वीकार करते थे, नॉजिक जो है उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाई देंगे। अच्छा, न्याय भी जो दो तरह का होता है, एक न्याय होता है प्रक्रियात्मक न्याय और दूसरा होता है परिणाम पर आधारित न्याय। नॉजिक का ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रक्रियात्मक न्याय का है। कल जब हम लोग क्लास करेंगे तो कल हम लोग प्रक्रियात्मक न्याय पर ही चर्चा करेंगे, ठीक रहेगा ये? जी सर। तो जरा इसी चीज को आगे लिखिएगा। दूसरे शब्दों में ये सर नियंत्रण होना चाहिए पे रुका था, नियंत्रण होना चाहिए, बस उसके आगे लिखिए दूसरे शब्दों में। ये प्रक्रियात्मक न्याय में विश्वास रखते हैं, प्रक्रियात्मक न्याय में विश्वास रखते हैं, ना कि परिणामों पर ध्यान देते हैं। ना कि परिणामों पर ध्यान देते हैं। जबकि मार्क्सवादी तत्वात्मक न्याय पर बल देते हैं, जबकि न्यायवादी तत्वात्मक न्याय पर बल देते हैं। सर मैं यहाँ पे एक जगह कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये यहाँ पे आपने जबकि मार्क्सवादी के आगे मार्क्सवादी तत्वात्मक, अच्छा, ये भी एक तरह का परिणात्मक न्याय है। तत्वात्मक न्याय में विश्वास रखते हैं। ओके सर। अगला लाइन बनाइएगा। वास्तव में नॉजिक की संकल्पना, वास्तव में नॉजिक की संकल्पना जॉन रॉल्स के विरोध में आई, जॉन रॉल्स के विरोध में आई। और उसने राज्य द्वारा
किसी प्रकार के वितरणकारी उपायों एवं सामाजिक न्याय का कड़ा विरोध किया। ये थोड़ा सा जॉन रॉल्स को जब हम लोग पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन यहां पर जो है वितरणकारी उपाय का मतलब यह कि वितरण कोई और कर रहा है, यानी कि राज्य कर रहा है, जबकि नॉजिक की जो संकल्पना है उस संकल्पना में व्यक्ति स्वयं अपना अधिकार के रूप में कमाता है। राज्य वितरण की भूमिका में नहीं आ सकता। राज्य की वितरण की भूमिका का मतलब है कि राज्य नियंत्रण करे, और राज्य का नियंत्रण यानी कि वह सामाजिक अर्थव्यवस्था की बात है। तो नॉजिक जो है वह सामाजिक अर्थव्यवस्था की बजाय जो है वह एक तरह के नव पूंजीवाद की व्यवस्था का वकालत करते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना? क्लियर है मेरी बात? कंफ्यूजन है किसी को? ओके, आगे लिखिए। नॉजिक के अनुसार न्याय का आशय निम्नलिखित 3 आयामों से है। एक, संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए। यानी डकैती न डाले हों। संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए। यदि संपत्ति का हस्तांतरण या अर्जन वैध नहीं है तो इस संदर्भ में दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं। अतः नॉजिक के अनुसार कोई धनी व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति को
कोई धनी व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति को निजी रूप में संपत्ति दान कर सकता है। लेकिन उसे नैतिक रूप से संपत्ति दान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी अपनी मर्जी से दे दे तो ठीक है, जबरन आप जो है संपत्ति नहीं ले सकते। जबकि मार्क्स की व्यवस्था में राज्य आवश्यकता के अनुसार संसाधनों के वितरण के लिए धनी के पास जरूरत से ज्यादा उपलब्ध संपत्ति को छीन करके उसे गरीब में बांट सकता है। अगर आप देखिए तो भारत में जो है भूमि का जो वितरण किया गया था, जो भूदान आंदोलन चलाया गया, या फिर नेहरू और इंदिरा के जमाने में जो जमीनें दान की गई, तो वह लॉजिक के अनुसार गलत था, क्योंकि वहां पर राज्य का हस्तक्षेप आ गया था और जबरदस्ती जमीनें दान करवा दी गई। अभी मैं अपनी ससुराल गया हुआ था तो हमारी सासू माँ जो है एक दिन अपना दुखड़ा रो रही थी। मतलब नजर उठाइए उनके घर पे खड़े होकर के तो जितनी दूर नजर जाएगी सब उन्हीं का खेत है, उन्हीं का सारा जमीन है। और जब मैं कह रहा था कि सारी जमीन आपकी है तो बहुत दुखी मन से बता रही है, हाँ हमारे पूर्वजों से इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती जमीन लेकर के, क्या बताएं भैया, उधर जो है उस फलाना जाति वालों को बसा दिया, उधर उस फलाना जाति वालों को, सब हमारी जमीन छीन ली। हमने कहा ये जितना है उसका क्या करेंगी, कर रही है, बच्चा ही कितना है। हमने कहा कि ये भी जो है दर्द अपनी जगह है। तो हमारी सासू माँ को नाजी का नाम नहीं पता था, वरना मैं उनको नाजी का नाम बता के कहता कि आप उन्हीं के पास गुहार लगाइए, तो अगर वो शायद राजा बन जाते तो आपकी जमीन न होती। लेकिन नेहरू नाजिक के अगेंस्ट जाते हैं क्योंकि वह समाजवादी की संकल्पना है। तो यहां पर भी अगर देखेंगे तो नाजिक जो है पूंजीवाद शब्द का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूंजीवाद को पूरी तरह से बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है ना ये बात? यस सर। आगे लिखेगा, नाजिक ने तो यहां तक कहा कि यदि सरकार व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहित करने का प्रयास कर रही है, तो यह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हमला है। पैरा बदल के लिखिएगा। आलोचना जरा इस पॉइंट की करते हैं, इस पॉइंट की आलोचना में आते हैं। लेकिन अधिकार पर आधारित न्याय की मान्यता व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में
नहीं, वरन व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति, वरन व्यक्तिनिष्ठ इकाई, यानी कि हर व्यक्ति को एक इकाई मान करके चल रहे हैं, उसे सामाजिक रूप से नहीं देख रहे हैं, उसे समष्टि के रूप में नहीं देख रहे हैं, के रूप में देखती है। इसलिए व्यक्ति को असीमित संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जा सकता। असीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की क्षमता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा का विकास समाज और सामाजिक संदर्भ में होता है, समाज और सामाजिक संदर्भ में होता है। समाज से भिन्न अलग नहीं। ठीक है बात, इसकी आलोचना भी क्लियर हो गई। अब तीसरा बनाइए, Yes, sir. अर्हता के आधार पर, अर्हता या योग्यता के आधार पर यहां अर्हता से तात्पर्य, यहां अर्हता से तात्पर्य उचित पुरस्कार या दंड से है, उचित पुरस्कार या दंड से है। जिस पुरस्कार या दंड के लिए, जिस पुरस्कार या दंड के लिए व्यक्ति योग्यता रखता है, व्यक्ति योग्यता रखता है, उसे उसी के अनुरूप, उसे उसी के अनुरूप पुरस्कार या दंड दिया जाना चाहिए, उसे उसी के अनुरूप पुरस्कार या दंड दिया जाना चाहिए।
जैसा कि प्लेटो ने माना, आगे लाइन लिखेगा, जैसा कि प्लेटो ने माना कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग दिया जाना ही न्याय है, दिया जाना ही न्याय है। अतः व्यापक रूप में न्याय के इस मापदंड में न्याय के इस मापदंड में आवश्यकता आधारित और अधिकार आधारित और अधिकार आधारित दोनों ही प्रकार के न्याय का सम्मिश्रण है। तो इस प्रकार से जो अर्हता आधारित न्याय है वह अधिकार और आवश्यकता दोनों को जोड़ता है। एक उदाहरण के जरिए इसको ले लें तो ज्यादा क्लियर होगा। तो एक उदाहरण लीजिए जरा इस पर। जैसे कि एक श्रमिक को उसका पारिश्रमिक दिया जाना ही न्याय है। दिया जाना ही न्याय है। जबकि एक भूखे को उसकी आवश्यकता के अनुसार भोजन दिया जाना भी न्याय है। यहां तक की बात क्लियर रही कि कैसे अर्हता आधारित न्याय काम कर रहा है, या ये सिद्धांत कैसे काम कर रहा है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हुआ इसमें? हाँ, यस सर। सर अर्हता और जो अधिकार में उसमें अंतर क्या है सर? एक्चुअली में ये बहुत सही प्रश्न है। अधिकार जो है, भूखे को जो भोजन दिया जा रहा है वो उसका अधिकार नहीं है।
क्योंकि जब अधिकार आधारित होता है तो उसकी जो है योग्यता पर आधारित होना चाहिए, उसके क्षमता पर आधारित होना चाहिए, उसकी प्रतिभा पर आधारित होना चाहिए। पर यहां पर भूख की आवश्यकता ने, भूखा होना ही उसकी योग्यता बन गई। यहां पर वो एक्टिवली, अधिकार में एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है, यहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अर्हता आधारित जो न्याय है वह योग्यता आधारित, अधिकार आधारित न्याय का ही एक रूप है। ठीक है ना, काफी कुछ मिलता जुलता है, इसीलिए कहा गया कि दोनों के लक्षण मौजूद हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा जरा। इस प्राकृतिक न्याय के आधार पर, इस प्राकृतिक न्याय के आधार पर परंपरावादी विचारक, पुनीत समझ में आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं हो रही है? आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है। परंपरावादी विचारक एडमंड बर्क, एडमंड बर्क ने शास्त्रीय अर्थशास्त्र की मान्यता को स्वीकार करते हुए बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। इसी मान्यता को स्पेंसर ने भी अब याद रखिएगा, स्पेंसर जो है वह एक बुद्धिवादी विचारक है ना। ये एक चर्च में पादरी भी थे स्पेंसर, लेकिन यह अपना जो जिंदगी भर खर्चा पानी चलाए, वह ये जो आंखों पर चश्मा नहीं लगाया जाता है, तो इस चश्मे के जो शीशे की कटिंग थी गोल गोल करके, उसको काट करके ये जिंदगी भर अपना खर्चा जो है इन्होंने चलाया है। और स्पेंसर कहीं ना कहीं एक पादरी होने के कारण इनके विचारों में अगर आप देखिएगा तो जो परंपरागत विचार है, प्राकृतिक विचार है, जो कि धर्मशास्त्रों में या बाइबल वगैरह में आप अपेक्षा कर सकते हैं, उसके करीब इनके विचार जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये बहुत अधिक जो है धर्म से चिपकते भी नहीं है, या चूंकि खुद जो है बुद्धिजीवी थे, ये आप समझ सकते हैं कि चर्च का पैसा खाने के बजाय अपनी मेहनत का पैसा खाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसमें जो है सुधार करते हुए भी दिखाई देंगे। अगर स्पेंसर के व्यक्तित्व को आप समझेंगे तो फिर इनके स्टेटमेंट और इनकी फिलॉसफी को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। सही बात है ना? तो जरा लिखिएगा, स्पेंसर के अनुसार व्यक्ति की क्षमताएं एवं प्रतिभा इस बिंदु का निर्धारक है।
इस बिंदु का निर्धारक है कि किसे कितनी वस्तुएं प्राप्त हों, कि किसे कितनी वस्तुएं प्राप्त हों। अब यहां पर स्पेंसर को अगर देखिएगा तो ये स्पेंसर जो है वह अधिकार वाले जो है दर्शन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, लाइन क्लियर है? कहीं कुछ बीच में छूटा फूटा तो नहीं है? ऑल डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेंसर ने डार्विनवाद आप जानते हैं, जो लड़ेगा वो जीएगा, डार्विनवाद की मान्यता में विश्वास किया। स्पेंसर ने डार्विनवाद की मान्यता में विश्वास किया। इनके मतानुसार न्याय की आवश्यकता, इनके मतानुसार न्याय को आवश्यकता या अधिकार जैसी, न्याय को आवश्यकता या अधिकार जैसी अमूर्त संकल्पनाओं के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता, संकल्पनाओं के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता, बल्कि व्यक्ति के प्राकृतिक गुणों के आधार पर, इसको समझा जा सकता है। यानी कि यह पूरी तरह से आवश्यकता और अधिकार को स्वीकार भी नहीं करते हैं, और यह आवश्यकता और अधिकार को पूरी तरह से अस्वीकार भी नहीं करते हैं, बल्कि यह जो है न्याय की संकल्पना को जो है वह सामाजिक न्याय, यानी कि समाज में क्या क्या होता है उसकी जगह प्रकृति में जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उसके आधार पर ले जाने की कोशिश करते हैं। यह न्याय को अमूर्त संकल्पना की बजाय एक मूर्त संकल्पना की तरफ ले जाते हैं। यह इसकी सामाजिक संकल्पना की बजाय इसकी प्राकृतिक संकल्पना की तरफ ले जाते हैं। जरा एक लाइन लिखिएगा, अतः इन परंपरावादी विचारकों ने सामाजिक न्याय जैसी अमूर्त संकल्पना के बजाय प्राकृतिक न्याय की संकल्पना में
में विश्वास किया। यहां तक का पॉइंट सही है? कोई दिक्कत किसी को यहां तक के पॉइंट्स को समझने में? नन? तो आज की क्लास को जो है मैं यहीं पर रोकूंगा।